नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ईटे इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो प्रश्न आप सामने लाए हैं वो रसायन विज्ञान से है। पहला प्रश्न, संघनन क्या है? ऑप्शन ए गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, सी ऑप्शन वाष्प का द्रव में परिवर्तन, डी ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। जैसे जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को संघनन कहा जाता है। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण के रूप में बादल, कोहरा, वर्षा इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विलयन की सांद्रता, ऑप्शन बी विलय का संगठन, ऑप्शन सी विलायक की सांद्रता, ऑप्शन डी विलय की सांद्रता। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलयन की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जो विलय की मात्रा को रसायन में विलयन भी की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण से तात्पर्य मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होता है। यानी कि सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है और विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए पहला ऑप्शन ए, मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन बी, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन सी, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दो तरलों ए और बी को मिलाने पर जो आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की एंथैल्पी शून्य होगी, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए तीन कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या है? क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। नंबर दूसरा है कि क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। और तीसरा है कि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है 1, 2 और 3 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 कथन सही है। और तीसरा ऑप्शन है केवल 1 एक कथन सही है। और चौथा ऑप्शन है डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी कि ये वाला फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कथन सही है। क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थों के जो क्रिस्टलों को है उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच वांडर वाल बंध स्थापित होता है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता, अतः ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। ए, लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी, पानी का उबलना, ऑप्शन सी,
लकड़ी का जलना। ऑप्शन डी, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का स्तर बनना। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पानी का उबलना। ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह पानी पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। अन्य उदाहरण है जैसे बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना आदि, ये सब भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ देखिए दो कथन दिए हैं। पहला कथन है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा कथन है कि जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए, नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है केवल एक। ऑप्शन सी केवल दो। ऑप्शन डी एक और दो दोनों। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक और एवं दोनों। यानी कि जो दोनों कथन है वो दोनों ही सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का जो हिमांक होता है वो घट जाता है, तथा जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि। ऑप्शन ए दे रखा है ये बहुत महंगे होते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ऑप्शन डी है ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। तो जो इसमें इसका सही उत्तर है वो है उत्तर ऑप्शन नंबर डी। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है और इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है वाष्पीकरण। ऑप्शन बी हिमीकरण। ऑप्शन सी पिघलना। ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। यानी कि जो ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन बी वाष्पीकरण। ऑप्शन सी पिघलना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऊर्ध्वपातन। किसी पदार्थ का सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन तथा शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु एक, अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है क्या है, यानी कि ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघटय है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन जो है 78.09% है। ऑक्सीजन 20.95% है। आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक
है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम सल्फेट। बी ऑप्शन दे रखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोरा कार्बोनेट। सी ऑप्शन दे रखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट विलयन। डी ऑप्शन दे रखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट विलयन। सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रमुख घटक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडा का बाइकार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग सोडा विलयन है। यह एक घरेलू अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विषम का पता लगाइए। ए फल का पकना, बी सीमेंट की सेटिंग, सी कोयले का जलना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और सभी ऊष्माक्षेपी हैं, इसलिए इनमें से कोई विषम नहीं है, अतः विकल्प ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए अणु बारीकी से पैक किए गए हैं। बी ऑप्शन आसानी से बहने की क्षमता। सी ऑप्शन निश्चित आकार। डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से हमें बताना है कि जो ठोस है उसकी विशेषता नहीं है इनमें से कोई। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, आसानी से बहने की क्षमता। ठोस में आसानी से बहने की क्षमता नहीं है। ठोस का एक निश्चित आकार और आयतन होता है और ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण की क्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण की क्रिया को विसरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को वातावरण से लेना तथा O2 को वाता पत्तियों से निकालना विसरण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें ऑप्शन ए देखा है ए कम तापमान और उच्च दाब, ऑप्शन बी दे रखा है कम तापमान कम दाब, ऑप्शन सी उच्च तापमान उच्च दाब, ऑप्शन डी उच्च तापमान कम दाब। तो जिसका सही ऑप्शन उत्तर है वो है उत्तर ए, कम तापमान उच्च दाब। गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति कम तापमान तथा उच्च दाब होता है, क्योंकि उच्च दाब और कम तापमान की स्थिति में गैसों के अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप गैस तरलीकृत अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अनुत्क्रमणीय होना, ऑप्शन बी नए पदार्थ का बनना, ऑप्शन सी ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऑप्शन डी ऊर्जा का अवशोषण होना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है उत्तर नंबर सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। विकल्पों में अनुत्करणीय होना यानी कि नए पदार्थ बनना तथा ऊर्जा का अवशोषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी एंटी एलर्जिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटीसेप्टिक।
इथाइल अल्कोहल तथा इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर, लेदर, पॉलिश और प्लास्टिसाइज़र और सौंदर्य प्रसाधन आदि के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी जलीय विश्लेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है, वो है ऑप्शन बी अपचयन। अपचयन क्या होता है? देखिए, अपचयन जो है यानी कि रिडक्शन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? यहाँ चार दिए हैं। पहला पानी का वाष्पीकरण, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तीसरा बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, चौथा कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं चार, जिसमें ऑप्शन ए है कि तीसरा और चौथा सही प्रक्रियाएं हैं, ऑप्शन बी दे रखा है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला और चौथा, और ऑप्शन डी पहला और दूसरा दे रखा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर बी, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये वाला कथन और ये वाला कथन ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण तथा बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, NaCl विलयन और कॉपर धातु, FeSO4 विलयन और कॉपर सिल्वर धातु, MgCl2 विलयन और एल्युमिनियम धातु। चौथा ऑप्शन है, तो जिसका सही ऑप्शन है वो उत्तर नंबर ए है, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी अपोपचय अभिक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की जो संख्या बढ़ती है उसे उपचयन तथा जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसे अपचयन कहते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु, बी ऑप्शन दे रखा है वायु, नमक, रस, सी ऑप्शन दे रखा है नमक, रस, वायु, और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु, यानी कि पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं और ठोस पदार्थों में सर्वाधिक तथा गैस में ये सबसे कम होता है। द्रव पदार्थों के अणुओं के मध्य ये बल गैस की तुलना में अधिक और ठोस की तुलना में कम होता है। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार की बैटरी
में प्रयोग होने वाला अम्ल है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन उत्तर है वो है उत्तर नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में द्वितीयक सेल का प्रयोग में लाया जाता है और द्वितीयक सेल में विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं और इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों की ही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? यहाँ ऑप्शन दे रखा है CaO, CaO, CO2, सी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ए ब्रैकेट में OH का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन CaCl2, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम यानी कि अनबुझा चूना कहते हैं। ये कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी आसुत जल। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से है? ए सोडियम सल्फेट, बी निकल सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी आयरन सल्फेट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4 5H2O होता है। ये लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य यानी कि अल्कोहल में अघुलनशील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए चूना पत्थर, बी ऑप्शन सिलिका मिट्टी, सी ऑप्शन जिप्सम, डी राख, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर यानी कि ये और सिलिका मिट्टी है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अपक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है और इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक घटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी लेवोजियर, ऑप्शन डी सीवी रमन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है सीओ और बी ऑप्शन देखा है CO2, सी ऑप्शन देखा है O2, डी ऑप्शन देखा है O3 और ई ऑप्शन देखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि चूना पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और इसका जो सूत्र, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? यहाँ जब ऑप्शन दे रखे हैं। ए धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी ऑप्शन गैस, डी ऑप्शन उपधातु, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं
या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है सी, गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख भागों यथा यानी कि धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल तथा उपधातु मेटलॉइड में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले अपडेट सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।